नमस्कार। कल 4 मार्च को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था और ये सुरक्षा सप्ताह 1 हफ्ते तक चलेगा। हर साल 4 मार्च को ये होता है और मैंने आपको 2 और 3 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के बारे में बताया था। आज मैं फिर दोहराता हूं कि कल ही मैंने उसके कुछ अंश शॉर्ट्स के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से बचने के लिए कल 4 तारीख को अपलोड किया है। और चूंकि सप्ताह भर चलने वाला ये राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है, इसलिए मैं फिर एक बार सबसे अपील करूंगा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे को सबको समझना होगा, बचना होगा। कोई भी सूचना कहीं गलत हाथों में न पहुंच जाए, इसके लिए सतर्क रहना होगा। आज का वाकया राजस्थान प्रदेश से है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगनेर थाना में 22 मई 2023 को रात करीब 10 बजे जगदीश नारायण मीना अपने कुछ रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा हनुमान मीना, जो मालवीय नगर के सरस डेयरी में एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क है, सुबह 9 बजे ऑफिस जाने के लिए निकला था। शाम को 5 बजे अमूमन वो ऑफिस से आ जाता है। जब नहीं आया तो हम लोगों ने बहुत ढूंढा, ऑफिस में पता किया, ऑफिस के उनके कोलीग से पता किया, तो ये पता लगा कि वो सुबह से ऑफिस आया ही नहीं है। पुलिस ने फौरन हुलिया और फोटो ये सब मांग कर और हनुमान मीना की गुमशुदगी लिख ली। जगदीश नारायण मीना जैसे ही ये गुमशुदगी लिखवा कर थाने के बाहर निकले, थाने के गेट से निकले ही होंगे कि उनके पास एक कॉल आई। कॉल में ये कहा गया कि तुम्हारा बेटा हनुमान मीना हमारे कब्जे में है और 25 तारीख तक 1 करोड़ का इंतजाम करके रखना। हम 1 घंटे का भी समय नहीं देंगे। 25 को अगर पैसा तैयार नहीं रहा और हमको मिल नहीं गया तो हम इसको जान से मार देंगे। जगदीश नारायण मीना इसके पहले कुछ कह पाते फोन कट गया। 2 मिनट बाद ही एक और वीडियो कॉल आई। वीडियो कॉल में उनका बेटा हनुमान मीना सिर्फ अंडरवियर बनियाइन में एक बिस्तर पर लेटा हुआ, उसके हाथ पैर बंधे हुए, मुंह में टेप लगा हुआ और तड़प रहा था बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। बैकग्राउंड से जो आवाज आई उसमें यह कहा कि अपने लड़के की हालत देख लो, पैसा तैयार हो जाए, हम तुम्हें फोन करेंगे, जगह बताएंगे, लेकर आ जाना, वरना ये अभी इस हाल में है, बाद में इसकी लाश ही मिलेगी। साथ में ये और जोड़ दिया कि जरा सी भी चालाकी की, पुलिस को इत्तला दी या पुलिस कहीं साथ में पैसा लेकर आते समय दिख गई तो भी इसे जान से मार देंगे। वीडियो कॉल में अपने बेटे की ये दशा देखकर बहुत परेशान हुए जगदीश मीना भाग के घर गए। घर में सब लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। घर के लोगों ने कहा कि ये बात आप फौरन पुलिस को बता दीजिए।
बोले हम पुलिस थाने से गुमशुदगी लिखवा के ही वापस आ रहे थे, तब ये कॉल आई है। अब मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि अगर पुलिस को ये सूचना गई तो हम इसे जान से मार देंगे। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, सब लोग मिलकर 3 दिन का समय है, 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। बाद में जब वो फोन करेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि कितना पैसा हो पाया, कितना नहीं हो पाया। पूरा परिवार और रिश्तेदार सब मिलके पैसों का इंतजाम करने लगे। किसी ने भी पुलिस को ये बात नहीं बताई कि इस तरह से इस नंबर से हमको कॉल आई थी और इस नंबर से हमको वीडियो कॉल आई थी। मेरे बेटे को किसी एक कमरे में, अच्छे से कमरे में, हाथ पैर बांध के अंडरवियर बनियाइन में, मुंह में ढेर सारा टेप लगा हुआ, वो तड़प रहा था, क्योंकि सबने मिलकर ये राय दी कि जब उसने कहा है कि पुलिस को बताओगे तो हम मार देंगे, तो ये बच्चे के लिए खतरा हो जाएगा। 25 तारीख को काफी पैसा इकट्ठा करके वो फोन का इंतजार करने लगे। पूरा परिवार एक साथ बैठ के फोन रख लिया सबने अपना अपना, कि पता नहीं किसके फोन पर क्या सूचना आए कि कहाँ पैसा लेकर जाना है, कौन कौन आएगा, किस गाड़ी से आएगा, कैसे पैसा पहुंचाएगा। ये सारी बातें किसी फोन के माध्यम से उन्हें बताई जाएंगी। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 4 बजने ही वाले थे कि थाने से सूचना आई कि द्रव्यवती नदी में एक शव उतराता हुआ मिला है। आपकी हुलिया के मुताबिक, और ये 25 मई की बात है, 25 मई को जिस दिन लास्ट डे था पैसा देने का अल्टीमेटम में, उसी दिन जब ये वेट कर रहे थे कॉल का, शाम को 4 बजे ये फोन आया कि अभी अभी सूचना आई है, पुलिस भी जा रही है, घर वालों को भी भेज दीजिए। सारे लोग भाग के वहां पहुंचे। लाश को द्रव्यवती नदी के किनारे जहां वो उतरा रही थी उससे निकाल कर उसके बैंक, उसका जो किनारा है उस पर रखा गया। पिता, भाई और बाकी लोग पहुंचे, देखकर दहाड़े मार कर रोने लगे। ये लाश हनुमान मीना की थी। पुलिस भी परेशान हो गई कि ऐसा क्या हुआ कि इसको इस तरह से मार के फेंका गया है। शरीर पर जाहिरा तौर पे कोई चोट के निशान नहीं थे। मुंह में टेप अलबत्ता बंधा हुआ था। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी कि उसका पंचनामा करके सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। फिर इसी बीच इंस्पेक्टर को जगदीश नारायण मीना यानी हनुमान मीना के पिता ने अलग ले जाकर बताया कि साहब, जब हम गुमशुदगी लिखवा के थाने के बाहर निकल रहे थे तो इस नंबर से ये कॉल आई थी, और उसके बाद इस नंबर से एक वीडियो कॉल आई थी जिसमें मेरा बेटा अंडरवियर बनियाइन में, और लाश भी वही अंडरवियर बनियाइन में ही मिली थी। उसमें हाथ पैर बंधे हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, तड़प रहा था, और मुझे दिखाया गया था, और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस को काटो तो खून नहीं। पुलिस ने पहले उनको धमकाने की कोशिश की कि इतनी गंभीर बात थी, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? अगर आपने पुलिस को बताया होता, हम नंबर को ट्रैक करते, हो सकता है आपका बच्चा जिंदा मिल जाता। जगदीश नारायण मीना ने अपनी बात बताई कि साहब, उन्होंने कहा था कि अगर थाने गए, अगर पुलिस को पता लगा, या पैसा लेने के समय, पैसा लाने के समय कोई पुलिस वाला दिख गया, हम इसे मार के फेंक देंगे। हम इसी डर की वजह से आपको नहीं बता पाए। बहरहाल पुलिस को 2 नंबर ऐसे मिले, एक जिनसे कॉल हुई, दूसरी जिससे वीडियो कॉल हुई। पुलिस ने सारे वरिष्ठ अधिकारी आ गए और पुलिस ने टीमें बनाई। जो एडिशनल कमिश्नर थे कैलाश विश्नोई साहब,
उन्होंने 4 टीमें बनाई। एक तो डेडिकेटेड टीम उन नंबरों का विश्लेषण करने के लिए कि कहाँ से ये कॉल आई थी, कहाँ कहाँ और इस सेट पर और कौन से सिम चले थे, इस नंबर से और कहाँ कहाँ कॉल गई थी। तो बहरहाल पता ये लगा कि ये बिल्कुल नया सिम है और इससे यही रैंसम कॉल की गई है। उसका जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म होता है उसको चेक किया गया, वो फर्जी नाम पते पर और गलत आईडी लगाकर लिया हुआ था। लेकिन लोकेशन से पुलिस ने पता करना शुरू कर दिया। पता ये लगा कि सांगनेर थाना क्षेत्र के ही चीलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास एक फ्लैट में कुछ लोग रहा करते थे, जहां से शाम को बल्कि रात में एक व्यक्ति को चद्दर में लपेटकर कुछ लोग गाड़ी से यहां से ले गए थे। फ्लैट के ही कुछ लोगों ने बताया, जब हल्ला हुआ कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है, तो ये सूचना पुलिस को मिल गई। पुलिस ने वहां से द्रव्यवती नदी के किनारे तक जितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे सारी फुटेज खंगाल ली। उन्हें गाड़ी का नंबर और वो व्यक्ति पहचान में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन 3 व्यक्ति आते जाते जो दिखे पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और फाइनली 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जब तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो सारा मामला सामने आ गया। गिरफ्तार लोगों में हनुमान का बचपन का दोस्त दिवाकर टांक था, जो पेशे से वकील भी था। उसके साथ 2 लोग और ब्रजभान सिंह और योगेंद्र सिंह चौहान थे। फिर आप समझ ही सकते हैं कि पुलिस ने क्या बर्ताव किया होगा, किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया होगा, किस किस श्रेणी की पूछताछ की गई होगी। पुलिस अल्टीमेटली गिरफ्तारी के बाद वहां पहुंच गई चीलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास बने एक फ्लैट में, जहां पर उसे रखा गया था। पुलिस को फिर पूरी बात बताई गई कि दिवाकर टांक इनका बहुत अच्छा दोस्त था। कोर्ट कचहरी के मामलों में रामायण उसकी मदद लेता था, रामायण हनुमान मीना इसके यहाँ बराबर उसका आना जाना था। और घटना वाले दिन 22 मई को जो इसके 2 दोस्त थे दिवाकर टांक के, एक मैंने बताया योगेंद्र सिंह चौहान और दूसरा ब्रजभान सिंह, हनुमान से 22 मई को सवेरे 8:30 बजे योगेंद्र ने संपर्क किया। संपर्क करके अपने काम के लिए कि जो दूध की हमारी सप्लाई है उसका कैसे उसका हिसाब किताब अच्छा बनाया जाए कि पैसा भी मिल जाए और कोई फंसने फंसाने की बात ना हो, ये कह के उसने योगेंद्र ने अपने यहाँ कहा कि 2 मिनट आ जाइए, ऑफिस जाने से पहले बातचीत कर लीजिए, फिर ऑफिस जाके हमें बताइएगा, हम आके आपसे वहाँ आप जो बताएंगे उस तरह से हम कर देंगे। करीब 8:30 बजे दिन में हनुमान मीना योगेंद्र से मिलने सन स्क्वायर अपार्टमेंट में आ गया। योगेंद्र उसको बातों बातों में उलझाकर कि हमारे एक और वकील साहब हैं, उन्होंने कुछ तरीका बताया है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट हम उनसे आपको मिलवा देते हैं और फिर उनसे आप बात कर लीजिएगा, लेकिन ये काम हमारा होना है। रामायण बात के लिए राजी हो गया और फिर एक फ्लैट में ले गया, जो मैंने आपको बताया था कि चिलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास ये फ्लैट है। वहां पर दिवाकर टांक पहले से मौजूद था, उसके साथ ब्रिजभान भी था। दिवाकर टांक को देखते ही रामायण ने कहा कि अरे भाई क्या हालचाल है, कैसे है, और ये कहा कि भाई बताया होता कि दिवाकर से मेरी बात कराओगे तो मैं तो इनसे बात कर ही लेता, मैं पहले से जानता हूं।
बहरहाल वहां कॉफी पिलाई गई और उसके बाद तीनों ने मिलकर हनुमान मीना का मुंह बंद करके एक के बाद एक टेप लगा दिए। टेप एक तो मुंह में चिपकाया जाता है, थोड़ा चौड़ा। इन लोगों ने पूरा चारों तरफ से उसे टेप से, जिसको कहते हैं, उसे टाइट कर दिया और बहुत ज्यादा टाइट कर दिया ताकि वो बोल ना पाए। फिर कपड़े उतार दिए, फिर हाथ पैर रस्सी में, हाथ पैर मार रहा था, हाथ पैर रस्सी में बांध दिए। हाथ पैर बांधते बांधते, हाथों पे पहले शायद बांधा होगा, फिर गर्दन से घुमा के पैर के पास ले आए तो गर्दन पर भी उसके रस्सी का दबाव बन रहा था। फिर उसकी वीडियो कॉल करके उसके पिता को दिखाया कि तुम्हारे बेटे की ये हालत है, 1 करोड़ रुपए तैयार करके रखो वरना इसकी जान चली जाएगी। उसके बाद ये लोग उसको बाहर से एक लॉक लगा के तीनों एक जगह रेस्टोरेंट में बैठकर ये प्लान करने लगे कि पैसा तो मिल ही जाएगा, पैसा कहीं जा नहीं सकता, 1 करोड़ ही मिलेगा, वो कम ज्यादा नहीं करेगा, घबरा गया है। तो पैसे को कहां लिया जाए, कहां बुलाया जाए जहां सीसीटीवी न हो, पुलिस के आने की संभावना कम हो और हम लोग दूर से उनके मूवमेंट को वॉच कर सकते हो। फिर उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद जब रात में 10 बजे ताला खोल के फ्लैट में गए तो हनुमान मीना मर चुका था। उल्टा सीधा टेप ज्यादा लगाने के चक्कर में और रस्सी को गर्दन के पास से फिर हाथ और पैर में फिर से बांधने के चक्कर में गले पर दबाव पड़ा और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। उलट पलट कर देखा गया लेकिन वो मर चुका था। दिवाकर टाक ने कहा कि उसको मृत देखकर हम लोगों के होश उड़ गए कि अब क्या किया जाए आगे इसे। बहरहाल फिर बैठकर ये डिसाइड किया गया कि इसे हम लोग नदी में, द्रव्यवती नदी में फेंकेंगे। फिर उसी दिन अपनी गाड़ी मंगाकर एक चद्दर में लपेटकर उसकी बॉडी को वहां ले गए और द्रव्यवती नदी में फेंक दिया। और वो फ्लैट जो 1 महीने पहले ही सन स्क्वायर अपार्टमेंट में, हनुमान के घर के पास सन स्क्वायर अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 509 13,500 रुपए के किराए पर लिया गया था, उसको आनंद फानन में सब कुछ खाली करके कागज पत्तर कोई चीज अगर रखी हुई थी ताकि कल को पुलिस आए तो वहां छूटी हुई किसी चीज से यह अंदाज न लगे कि कौन लोग यहां आए थे। उसे किराए पर खूब दिमाग लगाकर कोल्ड ब्लडेड किराए पर सिर्फ हनुमान मीना को बंधक बना के रखने के लिए लिया गया था कि 3-4 दिन रखेंगे और फिर उसके बाद पैसा जब मिल जाएगा उसके बाद इसे जहां तय किया जाएगा, सब लोग मिलकर तय करेंगे, वहां छोड़ आएंगे। जिस दिन वीडियो कॉल की थी उस दिन एक मैसेज भी उन लोगों ने लिखा था कि किसी को कुछ बोला तो ये नहीं बचेगा और फिर तू भी मेरे निशाने पर आ जाएगा। 25 को फोन जरूर करेंगे, ज्यादा चालाकी की तो ये बचेगा नहीं। और इसी वजह से डर के उसके पिता ने पुलिस को ये बात नहीं बताई। बहरहाल तीनों जो अपराधी हैं वो पकड़े गए। इन्होंने चालाकी देखिए कितनी की थी कि बॉडी को जब डिस्पोजल कर रहे थे बाजार से ये प्लास्टिक का बैग लाए थे और 5-5 किलो की 2 रॉड भी ले आए थे। बैग में ही 5-5 किलो यानी 10 किलो की वो रॉड रखी थी जिससे बॉडी पानी में डूब जाए। ये उसी का दिमाग था जो वकील था, दिवाकर टाक। वो जानता था कि जब अगर ये बॉडी ऊपर आ गई और फिर पता लग गया तो फिर पुलिस पीछा करेगी। और उसी ने ये
सूचना निकाल कर बताई थी कि ये 1 करोड़ की फिरौती आराम से दे देगा, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दिवाकर का दोस्त योगेंद्र था जो उनको जिसने सुबह मिलने के लिए बुलाया था हनुमान मीना को, और योगेंद्र का बड़ा भाई ब्रिजभान भी दिवाकर का जानकार था। और फिर ये तीनों गिरफ्तार हुए। आज की घटना देखिए, लालच किसी के सर पर चढ़कर कैसे बोलता है, आज की घटना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्त पैसे वाला है और पहले 6 महीने इसके पैसे का अंदाज लगाने के लिए कि कितना पैसा ये दे सकता है, दिवाकर टांक कई बार उससे किसी न किसी बहाने मिलने गया था। और डेयरी के एलडीसी की कितनी कमाई होती है, तमाम की वदंतियां रहती हैं कि साहब जैसे हमारे यहाँ प्राधिकरणों के बाबू के बारे में कहते हैं कि सब अरबपति हैं, करोड़पति हैं, ऐसे तमाम लोगों के बारे में, एआरटीओ ऑफिस के बाबू के बारे में कहा जाता है, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के लोगों के बारे में, वैसे ही किंवदंतियां डेयरी के क्लर्क एलडीसी के बारे में वहाँ आसपास फैली हुई थी। और उसको वेरीफाई करने के लिए कि कितना पैसा इसके पास होगा, कई चक्कर लगाए और तमाम बहानों से इन्वेस्टमेंट का भी लालच दिया इन वकील साहब ने, ताकि ये एग्जैक्ट पता लग जाए कि माली हालत कितनी है और कितना पैसा इनके पास निकल सकता है। जब पक्का कर लिया तो अपने लोगों को जब तीनों बैठे तो कहा देखो 50 लाख तो कहीं नहीं गए हैं, लेकिन डिमांड हम 1 करोड़ की करेंगे, हो सकता है झटके में 1 करोड़ ही दे दे। पूरा दिमाग लगाया। हमारी तरफ ऐसी बुद्धि लगाने वाले को वकील बुद्धि कहते हैं कि वकील बुद्धि लगा के ये काम किया। यहाँ तो वो खुद ही वकील था और जब वकील हो के बुद्धि लगाई तो उसने कहा कि 1 करोड़ दे देगा और इस काम के लिए एक नया फ्लैट लिया। मकान मालिक ने आईडी मांगी तो उसने कहा कि बस आज मैं लाया नहीं हूँ और मैं लाकर उसे दे दूंगा, और इसके पहले कि वो और कुछ पूछता 13,500 रुपये एडवांस किराए के दे दिए। किराए का पैसा मिला, मकान मालिक फिर चुप हो गया। दोबारा उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि भाई आईडी आपने नहीं दी, आईडी दे दीजिए। सब जब फिट हो गया, किराए का फ्लैट आ गया, सब देख लिया, तो योगेंद्र से बहाने से हनुमान मीना को बुलवा लिया, उसकी वीडियो दिखा दी। पिता ने पैसा भी तैयार कर लिया, लेकिन उल्टा पलटा और ज्यादा टेप लगाने से और गर्दन में रस्सी का दबाव से हनुमान मीना की उसी वक्त मृत्यु हो गई। लाश का डिस्पोजल करके तीनों फ्लैट खाली करके भाग गए। हनुमान मीना से एक छोटी सी गलती यहां हुई थी कि वो शो ऑफ बहुत करता था। जैसे कि वहां उस डेयरी में बड़ी कमाई है और बड़ा पैसा उसने उससे इकट्ठा कर लिया है और आपस में आपसी बातचीत में अपने समकक्ष लोगों से अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के करता था। और फिर वहाँ ये जैसे कहते हैं किंवदंती बन गई कि माल तो इसी ने कमाया है, हनुमान मीना ने, और लोगों को विश्वास भी हो गया कि इसके पास पैसा बहुत है। ये बात फैल गई और फिर यही किंवदंतियां उसके लिए काल हो गईं। इसलिए कभी भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर शो ऑफ करने से लोगों की नज़र लगती है। यानी ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है वो लोगों की नज़र में चढ़ जाता है, और जो इस तरह का शो ऑफ करने वाले लोग हैं या इस तरह से बातचीत करने वाले लोग हैं उसको हम लोगों की तरफ यानी इधर अवध क्षेत्र में लंबी लंबी फेंकने वाले कहा जाता है। हमेशा लंबी लंबी फेंकते हैं।
कि सामने वाला मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहे बस। और दूसरा, ये पेशे से वकील, इतना कोल्ड ब्लडेड अपराध, वो भी वकील का, ये कोर्ट्स बर्दाश्त नहीं करती। मेरी बरेली में तैनाती के दरमियान एक डबल मर्डर हुआ था, जिसका मैंने जिक्र किया था अपनी किस्सा गोई में। एक वकील साहब ने, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे और अच्छी प्रैक्टिस वाले लॉयर थे, उन्होंने सवेरे सवेरे अपनी माँ और बाप को गोली मार दी थी। दोनों की मृत्यु हो गई, पकड़े गए, ट्रायल हुआ और जजमेंट अभी हमारे ख्याल से महीने भर पहले हुआ है। इस जजमेंट के बारे में मैंने अपने एपिसोड 956, जो आई बटन दबाएंगे तो आपको मिलेगा, 956 में मैंने बताया है कि जज साहब ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में जब इसका जजमेंट आया तो उन्होंने इस बात को कोट किया कि अपराधी या एक्यूज्ड पेशे से वकील है, कानून की पूरी जानकारी है कि वो क्या करने जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, और इसीलिए वो इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में रखते हैं कि कानून के अच्छे जानकार ने ऐसा अपराध किया है जो अक्षम्य है, और इसी कारण उन अधिवक्ता अपराधी को, उन अधिवक्ता एक्यूज्ड को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। आप देख लीजिएगा, मैंने अदालत के उस फैसले का पूरा जिक्र किया है। इसलिए बहुत बहक बहक कर बोलना और बिना तथ्य के शो ऑफ करना, ये सिर्फ और सिर्फ अंधे कुएं की तरफ ले जाता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।